हेलो बच्चों, आज हम बी सेकेंड ईयर में उपयोगितावाद की आलोचना पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि बेंथम की उपयोगितावाद में कैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने संशोधित किया था। तो संशोधित में कुछ मात्रा का और गुणों का अंतर बताया था। आज हम पढ़ेंगे उपयोगितावाद की आलोचना। तो उपयोगितावाद मानव जीवन के एक मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करता है और राज्य एवं शासन के कार्यों की जांच करने के लिए एक व्यावसायिक मापदंड की प्रदान करता है, किंतु राजनीति को केवल एक यथार्थवादी दृष्टिकोण में देखने के कारण आलोचक इस पर एकांगी और मात्र भौतिक विचारधारा होने का आरोप लगाते हैं। 19वीं सदी में आदर्शवादियों ने इसकी कटु आलोचना की। आज समाजवादी इस दर्शन के कटु आलोचक हैं। साधारणतः उपयोगितावाद की आलोचना निम्न रूपों में की जाती है। पहली है यानी उपयोगितावाद यानी पहले भी मैंने कल भी बताया था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करना, वो है उपयोगितावाद। तो उनकी आलोचना में पहला पॉइंट है उपयोगितावाद। पहला पॉइंट है उपयोगितावाद उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण। नैतिक आधार क्या है? त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है। यानी कि उपयोगितावाद की आलोचना में पहला पॉइंट है उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण। कैसे है? उपयोगितावादी मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक स्वार्थी प्राणी मानते हैं, जो उचित नहीं है। स्वार्थी मानव स्वभाव का एक प्रमुख तत्व तो है, लेकिन उसे मानव स्वभाव का एकमात्र तत्व नहीं माना जाता। सच तो यह है कि मनुष्य अनेक जटिल भावनाओं व प्रवृत्तियों का पुतला है और उसमें दया, क्षमा, प्रेम आदि अनेक मनोभाव का समावेश रहता है। मनुष्य को एक ऐसा बौद्धिक प्राणी मानना जिसके सभी कार्यों के पीछे सुख और दुख का अनुमान और परिणामों का लेखा रहता है। उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वास्तव में मनुष्य बेंथम के मनुष्य से बहुत अधिक भावुक और बहुत कम विवेकशील है। मानव के सभी कार्य मात्र सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होते, उसमें त्याग, परोपकार, देश प्रेम और बलिदान की प्रवृत्ति भी होती है। तो बेंथम दर्शन के इस भौतिकवाद के कारण ही कार्यालय में इसे सुगर का दर्शन कहा जाता है। यदि हम अंतरात्मा को तीजांजलि दें, जैसा कि बेंथम ने कहा था कि नैतिक अथवा अनैतिक कार्य नाम की कोई चीज बच भी जाए, तो जब वह व्यक्तिगत अंतकरण को स्वीकार नहीं करते तो वह सामूहिक अंतकरण नहीं हो सकता। इस अपराधी पर समाज की भर्त्सना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि बेंथम ने उपयोगितावाद में ये कहा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुख किसी को पसंद नहीं है, ईर्ष्या वगैरह। लेकिन कुछ विचारक कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों में भावना होती है, मनोभावना होती है, उनके अंतरात्मा अलग कहती है। वो दूसरों के सुख के बारे में भी सोचता है। जैसे फौजी देख लो, आज बलिदान, देश के लिए बलिदान दे रहा है, तो वहाँ सुख का मिल रहा है उनको। वो मौत से गुजर रहा है, उनका परिवार दुख के पीछे हो रहा है, सरकार उनकी तरफ से कर रही है अपनी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति तो चला जाता। तो ये है कि सुख, बलिदान, देश के प्रति प्रेम, ये सारी बातें, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, नैतिकता, इसके चलते कोई सुख के पीछे नहीं भागेगा। उनको भावना और वो भी होती है जो दूसरों के
सुख में उनको सुख ही मिलता है और खुद दुख देखे तो भी वो दूसरों को खुश करना चाहता है। तो ये बातें आ जाती है, इसलिए उपयोगिता की आलोचना की जाती है कि लोग सिर्फ सुख के पीछे नहीं भागते, वो भावना और नैतिकता के पीछे लोगों के सुख के लिए खुद का तो कुर्बान कर देते हैं। दूसरी आलोचना है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम ये भी आलोचना है। अधिकतम सुख मापना सरल नहीं है। सुख मापना सरल नहीं है। यानी कि बेंथम ने क्या किया था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वही उपयोगितावाद है। यहाँ तक कि सुख को माप दिया था, 15 प्रकार के सुख होते हैं और 11 प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन कभी भी सुख को, जो उपयोगितावाद के आलोचक हैं, उन्होंने मान लिया कि कभी भी उपयोगितावाद या लोगों के सुख को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि उपयोगिता राज्य के कार्यों के मूल्यांकन की कसौटी प्रदान करता है। ये मानना भी ठीक नहीं है कि आखिर हित या प्रशंसा निश्चित स्वरूपवान कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तोला या मापा जा सकता है। सुख हृदय से उत्पन्न होता है, परंतु राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। वस्तुतः अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, और समाज के लोगों की रुचि भिन्नता के कारण ऐसी वस्तु हो भी नहीं सकती। इसके अतिरिक्त बेंथम विभिन्न प्रकार के सुखों के केवल मात्रात्मक भेद को दृष्टि में रखता है, गुणात्मक भेद। यानी सिर्फ कह रहा कि ये भेद मात्रा का अंतर है, सुख और दुख, जबकि गुण देखा नहीं। मैंने कल कहा था, संशोधन किया कि एक जानवर सुखी है लेकिन इंसान दुखी है, तो इंसान बनना लोग पसंद करेंगे, जानवर बनना पसंद नहीं करेंगे। तो गुणों का भी सुख होता है, सिर्फ मात्रा का नहीं। बेंथम इस अंतर को भुलाकर भारी भूल कर रहा है। जैसे कि जेम्स सेठ ने कहा कि अपनी सरलता तथा स्पष्टता को गंभीरता तथा दृष्टिकोण की व्यापकता का कीमत खरीदना है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापना सरल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का बाहर से प्रशंसा तो करता है, बाहर खुश कभी होता है, वो घर की बात कभी अंदर ही अंदर उनके खाई जाती है, लेकिन बाहर वो खुश होता है, अंदर से वो दुखी होता है। इसलिए उनकी अंदर आत्मा का दुख नहीं मापा जाता। सिर्फ राज्य से बाहर के व्यक्ति खुश है, लेकिन अंदर से वो किस प्रकार से दुखी है, घर से दुखी है, किससे दुखी है, बेरोजगार से दुखी है, वो सब मापा नहीं जा सकता। इसलिए अंतरात्मा की कोई बात समझ नहीं पाता, इसलिए उपयोगितावाद की आलोचना हो रही है। तीसरी आलोचना है उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है। यानी तीसरी आलोचना में है भौतिकवाद है। यानी उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है। ये भी आलोचना उनकी हो रही है उपयोगितावाद की, कि उपयोगितावाद का ये विचार भी आलोचकों के स्वीकार की नहीं है कि अधिकतम सुख संचित करने से ही मानव जीवन की तुष्टि होती है। मानव एक नैतिक प्राणी है और मानव जीवन की पूर्णता नैतिक अग्रिम में ही है, किंतु उपयोगितावादी अपनी भौतिकवादिता के कारण मानव जीवन के इस आधारभूत लक्ष्य को दृष्टि में नहीं रख पाता है।
उपयोगितावाद आवश्यकता से अधिक यथार्थवाद या व्यवहारिक है और इसके द्वारा मानव जीवन के सम्मुख कोई भी आदर्श उपस्थित नहीं किया जा सकता। आदर्श के अभाव में इसका दर्शन न तो स्वस्थ कहा जा सकता और न ही स्थायी कहा जा सकता। यानी उपयोगितावाद का निम्न कोटि का भौतिकवाद है, यानी लोगों के मानव जीवन के लिए आधारभूत लक्ष्य की दृष्टि से वो कार्य करते हैं। उनको सुख वो मिलता है कि उनका लक्ष्य क्या है और वो प्राप्त करेगा तब उनको सुख मिलेगा। अब उनका लक्ष्य को दूसरा है और सरकार उनकी मांगे पूरी दूसरी कर रही है, तो वो सुखी इतना नहीं रहेगा। उनके मन में हमेशा दुखी रहेगा कि मेरा लक्ष्य है वही मैं प्राप्त करूँ, तब जाके सरकार द्वारा कोई भी उनको दे दी, व्यवस्था दे दी, उनके साधन दे दिए, लेकिन उनके पास नहीं है जो जहाँ मंजिल तक पहुँचना है, तो उनके कोई मतलब नहीं। जैसे वो विदेश में व्यापार करना चाहता है लेकिन सरकार द्वारा उनका नहीं पासपोर्ट वगैरह नहीं बन रहा, तो वो दुखी होगा सरकार के ऊपर। सरकार उनके लिए ये कह रही है कि नहीं भारत में करो, तो वो इतना खुश नहीं होगा जितने उनके लक्ष्य है कि बाहर जाके मुझे जॉब करना। तो वही है कि जॉब करना है या व्यापार करना है। इस हिसाब से हर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की बात करता है, उसी से लक्ष्य प्राप्त होता है तभी वो खुश होता है। लेकिन उपयोगितावाद कह रहे कि उनको किसी भी तरीके से सुख दो तो वो खुशी हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं होती। चौथा है उपयोगितावाद, चौथा पॉइंट है आलोचना की। उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। समझने की भूल करता है। कहने का मतलब ये आलोचना चौथी आलोचना में कि उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ मात्र समझने की भूल करता है, कि वो समाज को भीड़ मात्र मानता है। कि उपयोगितावाद समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्तियों से असंबंधित रूप से या रूप में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार उपयोगितावाद समाज और राज्य का एक संगठित चित्र प्रस्तुत करने के बजाय उसे एक ढीली व्यवस्था के रूप में देखता है। यह आदर्शवाद की भांति समाज को जैविक इकाई नहीं मानता है, वरन उसे व्यक्तियों के निरुद्देश्य भीड़ समझता है, जिसके कारण आलोचक उसके मूल आधार को भी चुनौती देते हैं। समाज के संबंध में इस प्रकार की धारणा अपना लेने के कारण बेंथम व्यक्ति और समाज के हितों को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया। मैक्सी ने इसका बारे में कहा है कि बेंथम व्यक्ति को सामाजिक उपयोगिता के बीच में खाई को पार करने में असमर्थ था। यानी वो समाज को सिर्फ व्यक्तियों की भीड़ है, जबकि उपयोगितावाद में ये गलत बताया गया है। क्योंकि राज्य क्या चाहता है, समाज है तो व्यक्ति है, पूरे समाज की इच्छा पूरी होगी तो वो व्यक्ति हर कोई खुश रहेगा। लेकिन वो तो भीड़ मान रहा है, बस उनको सुख देना, बाकी उनका लक्ष्य क्या है, उनको क्या चाहिए, क्या उनकी सपने हैं, क्या मंजिल है, वो सब राज्य नहीं देखता। सिर्फ व्यक्तियों की भीड़, समाज को व्यक्तियों की भीड़ मानता है। तो ये सही नहीं माना जाता है उपयोगिता की आलोचना में, कि उपयोगिता की आलोचना होती है कि वो समाज को एक व्यक्तियों की भीड़ मानता है। सिर्फ दिखते खड़े भीड़ है, अब जैसे भेड़ की तरह वो जानवर की तरह चारा चर रहे हैं, अब वो कहाँ जा रहा है, कहाँ वो तकलीफ में चारा मिल रहा है कि नहीं, उनको कोई पता नहीं। इसलिए उपयोगितावाद की आलोचना होती है। पांचवा पॉइंट है विश्ववादी
विश्ववादी सुख का सिद्धांत, विश्ववादी सुख का सिद्धांत क्या है? विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर्विरोधी है। क्या है? अंतर्विरोधी है। यानी उपयोगितावाद ने विश्वव्यापी सुख को एक जैसा माना, जबकि ये अंतर्विरोधी है। जैसे कि सुख अथवा प्रशंसा एक ऐसी वस्तु है जिसे व्यक्ति स्वयं ही अनुभव कर सकता है, यानी खुद वो अनुभव कर सकता है। सुख व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक आत्ममूलक वस्तु है और इसलिए उपयोगितावाद द्वारा प्रयुक्त किए गए साधारण सुख और साधारण प्रशंसा जैसे शब्द बिल्कुल ही निरर्थक हैं। सुख व्यक्तिगत अनुभव का ही एक वस्तु होने के कारण विश्वव्यापी हो नहीं सकती। अतः आलोचकों का मत है कि सुखवादी को सार्वदेशिक मानने में उपयोगितावाद व्यक्तिगत उपयोगिता के सिद्धांत को सामाजिक उपयोगिता के साथ साथ समझ बैठने की भूल करता है, जो सैद्धांतिक दृष्टि से नितांत त्रुटिपूर्ण है। यानी पूरे विश्व में सुख की सिद्धांत अंत विरोधी है। यानी वो क्या कह रहा है? बेंथम कह रहा है कि उपयोगितावाद में पूरे विश्व में लोगों को जो सुख मिलते हैं तो वो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उपयोगितावाद के आलोचकों ने कहा कि पूरे विश्व में एक जैसा सुख नहीं हो सकता, दोनों में अंतर्विरोधी है। जैसे अंतर्विरोधी ये है कि जो मौलिक अधिकार में हमने धर्मनिरपेक्ष अपनाया, तो धर्मनिरपेक्ष क्यों अपनाया? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए धर्म को ठेस नहीं पहुँचे। इसलिए न तो राज्य का कोई धर्म होगा और लोग अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करेंगे, अपना खुद का धर्म कैसे भी अपना सकते हैं, किसी का अपना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन किसी पे बाधा नहीं डालेंगे। ये है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन क्या किसी देश में सिर्फ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो चर्च का नाम दिया गया, चर्च में ही उनके भगवान होते हैं, अब वहाँ क्या धर्मनिरपेक्ष स्थापित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ दो धर्म ही है, दो धर्म के लोग रहते हैं। तो ये बातें आ जाती कि पूरे विश्व में सुख का सिद्धांत एक जैसा नहीं हो सकता, वो अंतर्विरोधी हो सकते हैं। इस प्रकार से उपयोगितावाद की आलोचना की जाती है। छठा पॉइंट है, उपयोगिता राज्य और सरकार को एक ही समझ बैठा है। उपयोगितावाद क्या समझ बैठा है? उपयोगितावाद राज्य और सरकार को एक ही समझ बैठा है। इसमें है कि उपयोगिता राज्य और समाज के अंतर से भी संचित है, किंतु राज्य और सरकार के अंतर को भी वे ध्यान नहीं देते। यद्यपि सरकार राज्य का एक आवश्यक अंग है, किंतु उपयोगितावाद क्या समान सरकार को ही राज्य नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उपयोगितावाद द्वारा उपयोगी के लिए जिन दर्शन का प्रतिपादन किया जाता है वह सरकार के कार्यों को निर्देशित के लिए, राज्य के लिए नहीं है। इसलिए कुछ आलोचक उपयोगितावाद को राज्य का दर्शन न कहकर सरकार के व्यवहारिक कार्यों के दर्शन कहता है। यानी एक आलोचना छठी और भी है कि उपयोगितावाद राज्य और सरकार को एक ही समझ बैठा है। बेंथम क्या समझता है? जो भी उपयोगितावाद का समर्थन करता है वो राज्य और सरकार को एक समझता है, लेकिन दोनों एक नहीं हो सकते। राज्य में तो लोग रहते हैं और सरकार व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है लोकतंत्र में, और सरकार फिर बाद में उनकी इच्छा पूरी करता है। और उपयोगितावाद कह रहे कि नहीं, राज्य और सरकार दोनों एक, तो एक जैसे नहीं हो सकता, यह भी उनके ऊपर एक आरोप लगाया जा सकता है। आगे की ओर है आलोचना, स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं देना। यानी उपयोगितावाद क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपयोगिता ने एक दोष ये है कि स्वतंत्रता और समानता को कोई महत्व नहीं देता। उसके अनुसार कानून का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता समानता नहीं है, वरन सुरक्षा है। वह स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षा के अधीन कर देता है। बेंथम के द्वारा फ्रांस की क्रांति से पूर्व लोकोपकारी निरंकुश सम्राट राजा फ्रांसीसी रूस की रानी कैथेराइन ने भी जिस प्रकार प्रशंसा की गई है, उसमें स्वतंत्रता और समानता की धारणा के प्रति उसकी उदासीनता की स्पष्ट होती है। समानता के बारे में बेंथम का विचार है कि हिंसा से ही स्थापित की जा सकती है और
इससे हिंसा से ही समाज में बनाए रखा जा सकता है। बेंथम ने ये विचार वर्तमान समय में किसी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं। कह रहे बेंथम कह रहे कि हिंसा द्वारा ही वो समानता स्वतंत्रता ला सकते हैं, लेकिन समानता स्वतंत्रता नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक लोग आंदोलन करने लग जाएंगे, वो सुख दुख का भेद नहीं बता सकते। जैसे कि फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये राजा ने भेद करके, लोगों में भेद करके फर्स्ट लेवल, दूसरा सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे जातियों को बांटकर उन्होंने ये बात कही है। इसलिए कह रहे कि सुख के जो समानता और इन्होंने बताई है, समानता और स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया, जबकि उपयोगिता का खंडन हो रहा है कि समाज, हर देश में, किसी भी समाज में समानता और स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वो सुख नहीं रहेंगे या सुखी व्यक्ति नहीं रहेगा। लास्ट है अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात। उपयोगितावाद का आदर्श अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। इस प्रकार बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के आनंद पर नहीं वरन बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देता है। यह बहुसंख्यक वर्ग को अवसर प्रदान करता है कि वह आनंद की प्राप्ति के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को कुचले तथा उसके अत्याचार करे। उपयोगितावाद व्यवस्था में अल्पसंख्यक का कुछ बहुसंख्या के सुख से सदैव दबा रख सकता है। यानी कहने का मतलब अल्पसंख्यकों के हित की बात नहीं कही, वो कह रहे कि ज्यादा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख देंगे तो वहां पे व्यवस्था अच्छी रहेगी, राज्य व्यवस्था अच्छी रहेगी और शासन भी अच्छे से चल पाएगा। लेकिन इसमें उपयोगितावाद जो भी समर्थक है वो सब गलती कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम लोगों का फिर बाद में जो अल्पसंख्यक, जो कम संख्या के लोग हैं, उनके आघात हो जाएगा, उनके ऊपर फिर बाद में उनका जो अधिकार है उनका छीना जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये बात हो सकती है। अब इतना होते हुए भी थोड़ा महत्व बन सकता है उपयोगिता का, इतने सारे होके भी महत्व ये बन जाता है कि उपयोगितावाद विचारकों ने राजनीतिक क्षेत्र के लिए मापदंड प्रदान करता है। जैसे ब्रिटिश में उपयोगितावाद का संस्थाओं के प्रति मापन के लिए अच्छा यंत्र कहा है। इसी प्रकार उपयोगिता बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की कसौटी को अस्वीकार करने वाले उपांश उसके व्यक्ति के सिद्धांत की अपेक्षा करते हैं। उपयोगिता ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा, समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत और आदर्शवादी रहस्यमय आदर्शवाद के ध्वस्त कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा उपयोगितावाद ने सामाजिक कल्याण के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण विचारधारा की है। यानी इतनी आलोचना होते हुए भी कह सकते हैं कि उपयोगितावाद ने महत्व में बन जाता है कि उसका महत्व है, क्योंकि आज हर देश में हर व्यक्ति अपना सुख प्रदान करना चाहता है। तो ये हुई बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना। कल हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार। ठीक है बच्चों, बाय।